तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें और रह गई हैं इस चैप्टर में, तो इसलिए फिर मैंने नया शुरू नहीं किया। मुझे लगा कि इनको भी करा लेना चाहिए एक बार। और जो डेरिवेशन बच्चों में करा रहा हूँ अभी, अब इसका जो इक्विवेलेंट डेरिवेशन ग्रेविटेशन में होना चाहिए वो मैंने कराया है। अगर आप अपने नोट्स को चेक करेंगे ग्रेविटेशन के, तो आपको रियलाइज होगा, ओहो ये तो एक ही बात है। बिल्कुल सब कुछ वही किया है, बस जहां पर कांस्टेंट -g लेना था वहां 1/4πε0 ले रखा है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा स्फेयर है, स्फेयर कह रहा हूं तो जाहिर सी बात है सॉलिड स्फेयर होगा, जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, केवल बाउंड्री पर नहीं, अंदर से बाहर तक। तो नॉन कंडक्टिंग होगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्फेयर में तो सारा का सारा चार्ज कहां पर आ जाएगा? सर सर, बाउंड्री पे। हाँ, बाउंड्री पर, सरफेस पर। तो इसमें मतलब समझिए कि अंदर तक हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्म है। तो फिर उस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, ये निकालना है। और एनर्जी का मतलब जाहिर सी बात है, हम चार्ज के आधार पर कह रहे हैं, तो ये कैसी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर यही एनर्जी ग्रेविटेशन में होती तो ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात होती। तो क्वेश्चन के तौर पर लिख देते हैं, लिखिए, a charge q और चार्ज पॉजिटिव मान लेते हैं +q is uniformly distributed is uniformly distributed over a sphere over a sphere of radius r, radius r. Find an expression for the energy of the sphere, for the energy of the sphere. तो लास्ट ईयर की तरह अगर याद हो तो मैं एक स्पेयर को प्याज, जैसे अनियन नहीं होता प्याज कि एक परत उसके ऊपर दूसरी परत उसके ऊपर तीसरी परत, हम इस तरह से मान लेते हैं। हाँ तो मेरे पास एक ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन जैसा बना लेते हैं। सपोज ये पूरा स्पेयर है और मैंने इसमें एक ऐसे पतली सी लेयर ले ली, स्फेरिकल सेल जैसा। सपोज ये 8 से रेडियस और इसकी थिकनेस d8 से। तो पहले मैं इसकी वजह से निकालूंगा और फिर पूरे की वजह से इंटीग्रेट कर देंगे। यही लॉजिक था, अगर आपको याद आया हो लास्ट ईयर भी, कि आप इसको बहुत सारे स्पेरिकल सेल की तरह मानिए, जो जिन सबका सेंटर एक ही पॉइंट है। उसे कुछ भी मान लीजिए, वो मान लीजिए सेंटर को। तो कंसेंट्रिक स्पेरिकल सेल्स एक के ऊपर एक परत जैसी बनते जाएंगे। तो 0 से r रेडियस तक का ये बाहर वाला जो है r रेडियस मान लीजिए, तो r रेडियस का बन जाएगा। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हाँ सर। यस सर। चलिए, तो ठीक हो गया, हम इसे लिखते हैं बच्चों। तो ग्रेविटेशन बिल्कुल यही था डेरिवेशन लास्ट ईयर भी, और मैंने उस समय भी कहा था आप लोगों से कि ग्रेविटेशन अगर आप एक बार पढ़ लें, और मेरा तो अभी भी सजेशन है बच्चों, अगर आप किसी एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पढ़ लिया, अब ग्रेविटेशन एक बार और पढ़ ले, तो आपके ढेर सारे डेरिवेशन आपको लगेगा कि सब कुछ सेम हो रहा था, बस यहाँ प्लस माइनस का अंतर है, वहां पॉजिटिव था सारा। तो लेट अस टेक a sphere
of radius r and plus q charge is uniformly distributed over it. तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डेंसिटी भी होगी ना. सपोज रो विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कह ले इसको, पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है. डेंसिटी तो रो कितना होगा बच्चों, कितना वॉल्यूम हो गया इसका. 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये 3q/4 पाई आर क्यूब. मतलब समझिए ना कि भाई 4/3 पाई आर क्यूब टोटल वॉल्यूम है और टोटल वॉल्यूम के ऊपर क्यू चार्ज है. तो यूनिट वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहा है आपने. तो हमने ये कर दिया. मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी. यस सर. अब मैं मान लेता हूं कि ये जो सॉलिड स्फीयर है ये बहुत सारे कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल की वजह से बना हुआ है. तो फिर उसमें से कोई एक्स रेडियस का ले लेंगे. तो नई लाइन से लिखिए, लेट अस अज्यूम that the sphere is formed by a large number of concentric spherical cells. Of radii varying from, ये भी रटी रटाई लाइन है यार, हर बार यही याद है. वेरिंग फ्रॉम कहां से कहां, 0 to r. ठीक हो गया. Let us take one of such spherical cells of radius x and thickness ds. ठीक है ना. तो आप इस स्फेरिकल सेल पर अब चार्ज कितना है ये बताएंगे. नाउ चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल सेल. अगर मैं उसे dq ले लूं तो स्फेरिकल सेल अंदर से खोखला होता है, केवल बाउंड्री हो गई. तो एक्स रेडियस है तो 4πx² सरफेस एरिया इंटू dx इंटू रो. भाई यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज आपको पता है रो है, तो इतने पर कितना होगा. ये क्लियर है. यस सर. Yes, sir. अच्छा, ये आपके पास होगा. क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं इसे. अब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये स्फेरिकल सेल है,
इस पर कितना चार्ज है, d2। और जो इसके अंदर वाला है, इसके अंदर वाला, ये तो बाउंड्री हो गई। इसके अंदर जो है उस आपको एक बताया था, कोई भी स्पेरिकल सेल है तो उसकी बाउंड्री पर या बाहर कोई पॉइंट लेते हैं आप, तो ये इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे ये पूरा स्पेरिकल सेल एक पॉइंट चार्ज होता, तब करते। याद आ रहा है? हाँ सर। हमने डेरिवेशन किया था कि ये मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने देखा था ये इस तरह से बिहेव करता है, जैसे एक्सप्रेशन ऐसा आता है कि ये पूरा चार्ज एक स्फीयर पे ना होके, एक स्फीयर पे ना होके अगर एक सेंटर पर होता तो भी वही एक्सप्रेशन आता। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये अंदर वाला जो है, ये स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसका भी रेडियस h होगा। ये ठीक यस सर। सॉलिड, हाँ सॉलिड स्फीयर को एट सिस्टम मान लें, दूसरा सिस्टम मान लें स्पेरिकल सेल को। तो इनकी वजह से आपस में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, पहले ये निकाल लें। तो लिख लें इसे, ये समझ में आया या नहीं आया? Yes, हेलो, sir. हाँ अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो बेहिचक बोलिएगा। स्पेरिकल सेल जो है उसके ठीक अंदर वाला जो स्फीयर होगा, आप एक उसे ले रहे हैं एक सिस्टम, दूसरा स्पेरिकल सेल को ले रहे हैं, तो एक पर अंदर वाले पे चार्ज जो होगा वो Q मान लेते हैं और स्पेरिकल सरफेस पे dQ है। तो Q और dQ के बीच की दूरी क्या हो गई, क्योंकि स्पेरिकल सेल तो बाउंड्री पर है और अंदर जो Q चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, तो उसको सेंटर O पर मान सकते हैं। तो O और बाउंड्री के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जितना रेडियस है। लिखिएगा, हाँ सर। लिखिए द सिस्टम ऑफ स्पेरिकल कोर मान लेते हैं उसे, द सिस्टम ऑफ स्पेरिकल कोर, उस पे चार्ज Q है, हैविंग चार्ज Q, और दूसरा ये बाहर वाला हो गया। एंड द स्पेरिकल लेयर, and the spherical layer having charge dq, having charge dq, इसको dq मान लेते हैं, possess electrostatic potential energy, electrostatic potential energy, potential energy। तो इसको हम कितना लिखेंगे, तो ये मान लो du है, तो du इक्वल टू 1/4πε0। Q1 Q2 होता था, Q1 है Q, Q2 है dq, और इनके बीच की दूरी क्लियर है। यस सर। अच्छा बच्चों, पूरे कैपिटल आर रेडियस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर ऐसे ही एक्स रेडियस का जो अंदर का सॉलिड स्फीयर है उस पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो वो कितना होगा, क्यू कितना होगा फिर, क्यू की जो क्या रखेंगे, वॉल्यूम कितना होगा अंदर वाले का, 4/3 एक्सक्यूज। पाई एच क्यूब इंटू रो, यस सर। ये हो गया अंदर वाले का चार्ज। दूसरा डी क्यू आपने लिख रखा ऊपर, 4πx² इंटू dx इंटू रो।
अपॉन एक्स। बस यार इतना ही समझना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। डी यू आ गया तो पूरा यू कैसे आएगा, अरे इंटीग्रेट कर कहां से कहां तक? सर 0 to r। हाँ 0 to कैपिटल आर, क्योंकि ये एच से बढ़ता हुआ मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, कैपिटल आर तक ना। हाँ सर। तो बच्चों आप लोग इसे सॉल्व करिए और रो की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 से। रो देखिए ये है सबसे ऊपर इक्वेशन 1 में, आप इसे पूरा करिए। चलिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा घबराओ मत। तो ये हो जाएगा 1/4πε0। देखिए प्लीज, ये काफी कुछ चीजें आ रही हैं। 4πε0 में बनाए रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो फाइनल आंसर में भी आना चाहिए। उसे काट के जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बाकी क्या आया है देखिए, 4π/3 है और दूसरी बार 4π भी आ रहा है दोनों में ना। और एक्स की पावर कितनी है, 8 में 3 है, 8 में 2, 5 और नीचे 8 से, तो एक्स की पावर 4 dx। और रूट कितना है भाई, ऊपर कितना था, पूरा क्यू अपॉन वॉल्यूम था ना, तो 3q अपॉन 4/3πr³ था ना, 2 बार हुआ, तो रो स्क्वायर है ना, हाँ सर। तो 2 बार रखिए। देखते हैं कैलकुलेशन क्या बनती है। तो du कितना आ गया, 1/4πε0। इसे बनाए रखते हैं। 8 4π से 4π कैंसिल, दूसरे 4π से दूसरा 4π कैंसिल, 8 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 4π हाँ 4π सर। और 3 सब कैंसिल हो गया। और 8 3 बचेगा, तो 3q² ऊपर 4π कैंसिल, तो r³ इंटू x⁴ dx। So total electrostatic potential energy of the system। तो जब ये आप उसको u कहें, तो वो 0 से r तक du इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो u इक्वल टू 1/4πε0 बाहर, 3q² अपॉन r⁴ भी बाहर, केवल x⁴ dx और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r। ये कितना होगा, 1/4πε0 3q² अपॉन r⁴ इंटू r⁵5/5। डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, तो u इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 3q² अपॉन 5r। आप सोचिए कि क्या वहां पर 1/4πε0 की जो g 3/5 चार्ज की जो मास, तो m²/r ऐसा आया था, हाँ मतलब सर। 3/5 g m²/r। कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन रहा था। अगर एक पढ़ लिया तो कहीं दूसरा भी किसी एग्जाम में आ गया, तो आप सीधे उसको कंपेयर करके काफी हद तक कर सकते हैं, हाँ वहां ऐसा कुछ आया था।
जो जो टर्म वहां -g रहता था, यहाँ 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये समझ। तो कल शाम मैं देख रहा था, मुझे लगा यार ये चीजें छूट रही है, बता देते हैं इन सवालों को भी। मुद्दा ये नहीं है कि सीबीएसई क्या पूछता है, हमें लगता है कि हाँ जो जरूरी चीजें हैं, जितना हमने 11th में पढ़ी हैं चीजें, उसी हिसाब से उतना हमें आना चाहिए। तो मैं डेरिवेशन रिवाइज कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है यार इस पूरे डेरिवेशन में। देखिए प्लीज, आपके पास है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, आपके पास है और स्फीयर है आर रेडियस का, और उस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हर जगह पे। तो फिर इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ठीक हो गया। तो भाई 4/3 पाई आर क्यूब पूरा वॉल्यूम है, उस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा? तो दैट इज रो। तो इक्वेशन 1 आ गई। अब आपने एक छोटा सा मान लिया कि एट्स रेडियस है, उसके ऊपर बाहर से डी एट्स, तो डी डी जिसके आगे लगता है बच्चों, आप जानते हैं कि उसकी थिकनेस टेंडिंग टू 0 हो गई। तो यहाँ पर थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि फिजिक्स है कि अंदर वाले का रेडियस भी एट्स लिया जो सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं, और जो स्फेरिकल सेल मान रहे हैं उसका रेडियस भी एट्स है। अगर मैथ्स होती तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? हाँ सर। तो फिर अब दोनों का चार्ज 8 पे क्यू 8 पे डी क्यू, तो दोनों जो चार्ज स्फीयर पे है अंदर, उसको सेंटर पे मान सकते हैं, उसका बिहेव हमने पढ़ा है पहले। तो फिर दोनों के बीच की दूरी भी एक्स हो जाएगी। अंदर वाला चार्ज अगर सेंटर पे मान लेते हो, तब तो फिर दूरी सोचो ना। तो फिर लगा लो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला, डी यू इक्वल टू, और बाकी कैलकुलेशन है, डी यू निकाला, इंटीग्रेट कर दो भाई पूरे। मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट है। क्लियर है? कंसेप्ट पे जाइएगा, कैलकुलेशन मत देखिए, वो तो होते रहती है। हाँ सर, क्लियर है। Yes. अच्छा जी, चलो ठीक है बच्चों। तो एक और कंसेप्ट पे चलते हैं। पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ, फिर उस पे सवाल पे आएंगे। कैलकुलस का कंसेप्ट है, होता क्या है, कोई फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम पे कैसा हो। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम मिनिमम जैसे ये आया, तो यहाँ पर पॉइंट ए मान लेते हैं। यहाँ पर आपको लगता होगा कि मैक्सिमम है, और बी पर क्या लगता है, मिनिमम। ऐसा लग रहा है ना? हाँ सर। तो बच्चों जहां पर मैक्सिमम होगा ना, अगर वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आने चाहिए, और जहां पर मिनिमम है वहां पर भी ऐसा होना चाहिए। और जहां पर आप ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, वो थोड़ा तिरछा होगी। क्लियर है? तो अगर आपके पास एक पूरा सिस्टम है एक्स वाई एक्स सिस्टम, तो किसी पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ज्योमेट्री में आप इसे स्लोप बोलते हैं, कैलकुलस में आप इसे डेरिवेटिव बोलते हैं। तो किसी पॉइंट पे स्लोप या किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव मतलब dy अपॉन dx। अब अगर ये सोचिए मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पर टेंजेंट आपने ड्रॉ की, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाता है? जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसका स्लोप कितना होता है बच्चों? सर 0। 0। तो मैं सरल शब्दों में कहूं, कोई भी फंक्शन कहीं पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो वहां पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 0। सर 0। हाँ, dy अपॉन dx 0 होगा। अगर y एफ एक्स है, कोई फंक्शन है, तो ये 0 हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन जहां पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव को
जीरो करेंगे आप। तो कैलकुलस में इस पे काफी काम करना है इस साल तो आपको। तो अभी इतना काफी है, इतना समझना। इसका कन्वर्स जरूरी सही नहीं है बच्चों। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है तो जरूरी नहीं है मैक्सिमम या मिनिमम हो, लेकिन मैक्सिमम या मिनिमम है तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो। अच्छा, मैथ्स वाले तो बाल की खाल निकालते रहते हैं, तो वहां काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं, वहां बस ये हो गया कि मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को सीधे जीरो कर, आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा आपको। क्वेश्चन लिखिएगा, लेकिन लंबा जाएगा थोड़ा सा, मुझे लगता है हो जाएगा। चलिए, टू चार्जेज of 10 to the power minus 9 coulomb each. 10 to the power minus 9 coulomb each are placed at 1 meter apart. One meter apart at 2 points A and B. ये इसमें लिखा है so graphically the variation of electric potential due to two charges as one moves from A to B. One moves A to B. तो अगर कोई व्यक्ति, देखिए प्लीज, ये हमारे पास है सिस्टम, ये A है, ये B है, दोनों में चार्ज 10 की पावर माइनस 9 कूलम है। तो अगर कोई व्यक्ति A से B तक गुजरे जाए तो उसे क्या महसूस होगा, पोटेंशियल कहां पर कितना लगेगा, ये टोटल बता। और टोटल ये 1 मीटर दूरी दे रखी है। क्या क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। ऐसा करते हैं, इसके बीच में कहीं पर एक पॉइंट मान लेते हैं P। हमें नहीं पता कितनी दूरी पर है, सपोज ऐसा करो कि ये x दूरी पे मान लो, A से x दूरी पर जनरल पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, जनरल पॉइंट, मिड भी हो सकता है। तो दूसरी साइड से कितना हो गया फिर, टोटल 1 है। तो पहले हम एक जनरल पॉइंट पे बीच में पोटेंशियल निकालते हैं सिस्टम का। क्लियर है? यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं ज्यादा ट्रांस नहीं लिख रहा हूं, एट P ड्यू टू बोथ चार्जेस। तो पहले चार्ज की वजह से कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x। तो दूसरे चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो दोनों जो बराबर है, Q अपॉन 1 माइनस x। ठीक है? हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, वो 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, और Q कॉमन आ जाएगा, दोनों से Q कितना है, 10 की पावर माइनस 9। तो बचा क्या, 1/x प्लस 1/1 माइनस x। ठीक है? हाँ सर।
तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितने बचे, 9/x इंटू 1 - x, ये हो जाएगा। तो 9/x - x स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं तो पॉइंट देखते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ v, we have dv/dx equal to 0, ठीक है। हाँ सर। तो v आपके पास है भाई, v ये है, इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। तो फिर d/dx ऑफ 9 इंटू x - x स्क्वायर की पावर -1 कर दूं ऊपर लाट के, इक्वल टू 0। 9 तो बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1, x - x स्क्वायर की पावर -2। अब अंदर वाले का करेंगे तो 1 - 2x इक्वल टू 0। तो -9 तो छोड़ दीजिए, तो कांस्टेंट हो गया, तो 1 - 2x अपॉन x - x स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 1 - 2x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1/2। तो दोनों सेम चार्जेस हैं। एक बात सोचिए बच्चों, मान लो +2 चार्जेस है दोनों, मैं मिड पॉइंट ले रहा हूँ, x इक्वल टू 1/2, ये है 1/2 पर। आपको नहीं लगता कि 1/2 पर अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रख दूं तो दोनों बराबर रिपेल करेंगे उसे, तो नेट 0 हो हाँ जाएगा सर। इलेक्ट्रिक। तो ये मिनिमम पोटेंशियल होगा। इसके बाद आप कहीं को भी इसको धकेलोगे तो एक ज्यादा रिपल्सिव लगाएगा, एक कमजोर, ये ऑसिलेटरी हो जाएगा, बेसिकली मूव करेगा ना। फिर जिसकी तरफ जाएगा वो ज्यादा जोर से धकेलेगा दूर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सो पोटेंशियल इज मिनिमम। मैथमेटिकली और भी तरीके हैं, लेकिन उतना अभी आपको मालूम नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता लग जाएगा। पोटेंशियल इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1/2। तो v मिनिमम कितना हो गया, फिर ये कैसे निकलेगा? v का एक्सप्रेशन कहां पर है, अभी लिखा था v इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, 9 टाइम्स x इंटू 1 - x। तो x इक्वल टू हाफ रख लो भाई इसमें, तो वहां पर मिनिमम वैल्यू पता लग जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 9/1/2, 1 - 1/2, 1/4, तो 36 वोल्ट ऐसा आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, पॉइंट ए पर, जो ए लेफ्ट साइड में मान लेते हैं, ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में आपने ये पी पॉइंट पे तो बता दिया, मिड पॉइंट पे बताया। ए पर अगर करोगे तो एक्स क्या रखना पड़ेगा, 7। जरा डायग्राम ध्यान से देखो यार, ध्यान से देख के बताओ। 0। कि अगर पी पॉइंट को धीरे धीरे ए की तरफ लाओगे और पी ए पे पहुंच जाए तो एक्स क्या रखेंगे, एक्स से 0 हो 0। जाएगा। तो वी के एक्सप्रेशन में सोचिए, इक्वेशन 1 में एक्स से 0 होगा तो वी कितना हो जाएगा, सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पोटेंशियल हो जाएगा।
बी पर सोचो अगर पॉइंट बी धीरे धीरे राइट को मूव करे और बी पे पहुंच जाए तो एचटीजे क्या रखेंगे? 7 एचटीजे 1 रखेंगे तो कितना होगा बी? सर क्यू देख के बोला करो यार। सर इन्फिनिट तो ऐसी चीज में भी इतना दिमाग क्यों लगा देते हो भाई? एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख रखा है उसमें भी तुम इतना कुछ भी बोल देते हो कभी भी। आपने गौर किया होगा कि ए और बी पर इनफाइनाइट पोटेंशियल है और पोटेंशियल घटता जाएगा, सिमेट्रिक है एक्सप्रेशन पूरा। तो इसका मतलब है आपका एक्सप्रेशन कैसा आएगा फिर? अब आप खुद समझिए। अगर ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मानूं और ये डिस्टेंस टाउन के बीच थी, डिस्टेंस कहां तक ले लो? यहां तक ले लो 1 तक। तो ये बीच में लगभग 1/2 ले लेते हैं। 1/2 तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा कि इनफाइनाइट तक जाएगा 0 की तरफ को। ये यहाँ पर मिनिमम होगा और फिर बढ़ेगा। मैं बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, जैसे सिमेट्रिक है फिर ऐसा आएगा अपवर्ड पैराबोला जैसा। मिनिमम कहाँ पर है? 36 वोल्ट हमने कहा था, वो ये आया। बाकी ये एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, यहाँ भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा और 1 पे भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो इंफिनिटी तो ड्रॉ कर नहीं सकते, पर जाएगा कह देते हैं। ये बनेगा इसका वेरिएशन, ये होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन लगता है मुझे कि पोटेंशियल सिमिलर चार्जेज में बीच में मिनिमम है। क्लियर है? मैं इसको एंड कर रहा हूं और 5:15 पे दोबारा जुड़ेंगे हम लोग। कुछ पूछना तो नहीं है किसी को अभी? नो सर। चलिए ठीक है, थैंक यू।